बच्चों, आप सभी का स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम ये जो वीडियो और इससे रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग कवर करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी के चैप्टर्स। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आपने जब 10th क्लास तक पढ़ाई की तो उसमें साइंस भी आपने पढ़ी होती है, इसके अलावा आपने जो है मैथ्स भी पढ़ी होती है और जियोग्राफी, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट जो है बच्चों ने पढ़े होते हैं। तो जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं आती है, जो साइंस लेते हैं उनको भी समझने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेसिक है वो 10th क्लास तक पढ़ चुके होते हैं। लेकिन हमारे कॉमर्स में क्या है कि जो अकाउंट्स है या हम लोग कहें जैसे इकोनॉमिक्स है या जो बिजनेस स्टडीज़ हैं, वो तीनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड कोई भी इतना डिटेल्ड कंटेंट जो है वो 10th क्लास तक कवर नहीं होता है। तो आप लोग जो है वो अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, इसलिए हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक जो कुछ टर्म्स होती है अकाउंट्स की वो समझने में दिक्कत आएगी, जो बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब आप 1 या 2 चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो बाद में जाके वो चीज़ें आपके लिए रूटीन में यूज़ आएंगी, हर एक प्रॉब्लम में आप उनको यूज़ लोगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे जाकर आसान हो जाएगी। जैसे अगर आपसे अभी 11th क्लास में ये पूछा जाए कि बैलेंस शीट क्या होती है, तो हो सकता है कि आपको उसके बारे में नहीं पता हो। लेकिन जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, उन चैप्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई होगी जिसके बेसिस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो इसलिए आप लोग जो हैं वो थोड़ा पेशेंस रखें, धीरे धीरे आपको जो है पूरी अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे करते हैं और किन के लिए करते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर को जो है हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। इसके लिए हम जो है 3 वीडियो क्लासेस बनाएंगे। सबसे फर्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग कवर करेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है और अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों होती है। ये जो वीडियो है ये हम इसी में ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे, जिसमें हम उसमें समझेंगे कि अकाउंट्स की जो बेसिक टर्म्स होती है, जैसे एक्सपेंडिचर, इनकम, असेट, लायबिलिटीज़, ये क्या होती है, इनके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो 2 में कवर करेंगे। और वीडियो 3 के अंदर जो है हम लोग चैप्टर 1 के जो अदर टॉपिक्स रह जाएंगे, जैसे कि अकाउंटिंग कितने तरह की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, तो उनका क्या मीनिंग होता है। साथ ही साथ जो बंदा ये अकाउंटिंग करता है उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट। और आप लोगों ने नाम सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं इंडिया में, इसी तरीके से यूएस, अमेरिका वगैरह में होते हैं सीपीए। ठीक है, तो उनका रोल क्या होता है अकाउंट्स के अंदर, ये हम वीडियो 3 में कवर करेंगे। तो चैप्टर 1 से रिलेटेड जो फर्स्ट हमारा जो सीरीज है वीडियो की, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसमें हमें बेसिक्स पढ़ना है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग क्या होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि पहले मुनीम वगैरह हुआ करते थे। वो क्या करते थे, किसी सेठ या साहूकार के पास में काम करते थे। तो वो जो सेठ होते थे या जो साहूकार होते थे वो क्या करते थे, लोगों को जो है वो पैसे उधार पे दिया करते थे, फिर उनसे ब्याज लेते थे या किस्तों में पैसा वापस लेते थे। तो मुनीम का काम क्या होता था, वो जो पैसे उधार देना है, कब किससे आया, कितना ब्याज आया, उन सबको वो अपने बही खाते में लिखते थे, जिससे कि कोई भी जो एंट्री हुई है, किसी को पैसा दिया है या किसी से पैसा आया, उसको हम भूले नहीं। ठीक है, इसी तरीके से पहले कोई भी जो बिजनेसमैन जो होते थे वो अपने कोई भी लेन देन करते थे, उनको भी वो लिख के रखते थे, ताकि किसी को उधार माल दिया है तो किस किस से पैसा लेना है, और किसी से उधार माल खरीदा है तो किसको पैसे हमें चुकाने हैं। तो जो अकाउंटिंग है उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी उसको हम कहेंगे बुक कीपिंग। उसमें हम लोग क्या करते थे, केवल हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते थे, ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया लेन देन, कि कुछ हमने खरीदा, कुछ हमने बेचा, कुछ हमने खर्चे किए, कुछ हमारी कमाई हुई, वो जो लेन देन है उनको हम केवल लिखते थे। क्यों लिखते थे, कि हम कोई ट्रांजेक्शन जो है वो भूल ना जाएं, किसी से पैसे लेने हैं तो ना भूलें, किसी को देने हैं तो ना भूलें।
तो ये ओल्ड ट्रेडिशन था, ये आज से 10 20 50 साल पहले हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में अकाउंटिंग क्या है? आज की डेट में अकाउंटिंग में केवल हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बट और क्या करते हैं हम लोग? इन टूडेज अकाउंटिंग वी ऑल्सो प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इसको हम लोग समझते हैं, क्या मीनिंग हुआ इसका? मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करते हैं और आपने एक अकाउंटेंट जो है वो रखा हुआ है। वो क्या करता है कि आपने कितने रुपए का माल बेचा, नगद में बेचा, उधार में बेचा, कितना माल आपने खरीदा, कितना आपने खर्चा किया, उन सबको जो है वो लिखता जाता है। आपने उससे पूछा कि हमारे जो कस्टमर ए है उनके हम कितने रुपए मांगते हैं, तो वो बता देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अकाउंटेंट का रोल। ये पहले हुआ करता था। आज क्या होता है, वो अकाउंटेंट जो है ये ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, साथ के साथ आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स बनाकर देगा, जिससे आप डिसीजन ले सकते हो। कैसे? मान लीजिए कि आप जो है 4 तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बेचते हैं हम लोग? एक तो हम लोग जो है स्टेशनरी आइटम बेचते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग जो है वो शूज भी सेल करते हैं। तीसरा हम लोग जो है ड्रेस मतलब क्लोथ्स के बिजनेस में भी हैं। आप 3 तरह के बिजनेस करते हैं। अब आपका अकाउंटेंट क्या करेगा? इन तीनों से रिलेटेड जो है वो इनकम और एक्सपेंसेज, मतलब कितना पैसा हमने कमाया और कितना खर्च किया, वो अलग अलग रखेगा। तो इससे आपको क्या हेल्प होगी? मान लीजिए कि हम हमारे क्लॉथ्स के बिजनेस में जो है वो लॉस पे हैं। लॉस का मतलब नुकसान हो रहा है, जितनी आपको कमाई हो रही है उससे ज़्यादा आपके खर्चे हैं। तो वो अकाउंटेंट आपको जो है एक रिपोर्ट बना के देगा कि सर ये जो हम 3 तरह के बिजनेस कर रहे हैं, इनमें से स्टेशनरी में फ़ायदा है, शूज़ में फ़ायदा है, लेकिन हमारे क्लॉथ्स के बिजनेस में फ़ायदा नहीं है। तो अब आप क्या करोगे उसके रिपोर्ट की बेसिस पे? उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे आप जो है वो डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे? कि क्या हम क्लॉथ्स के बिजनेस को बंद कर दें? पहला, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको बंद करना है तो आपके लिए आसान हो गया। अब आप सोचते हैं कि नहीं हमें बंद तो नहीं करना है, तो फिर आप ये सोचेंगे कि इस लॉस को कम करने के लिए या इसकी जगह पे प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करें? नए तरीके के कपड़े लेके आए, नया फैशन लेके आए ताकि हमारा माल बिके। तो ये सब चीज़ें आप कब कर पा रहे हैं? जब आपके अकाउंटेंट ने आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी। किस लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि आज का जो अकाउंटिंग है, मॉडर्न अकाउंटिंग है, वो केवल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करता है, बल्कि उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को बताता है ताकि हम डिसीजन ले सकें। इसी तरीके से आजकल जो है एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो है वो टर्म भी यूज आती है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है? देखिए, अभी जैसे जो है सुशांत सिंह मर्डर का केस चल रहा है, उसमें रिया पे जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वहाँ पर हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या हो गया कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उसकी जो कंपनी थी, उसकी जो फर्म थी, या उसका जो पर्सनल बैंक अकाउंट था, उसको चेक किया जाएगा कि कहाँ कहाँ से रुपए आए और उसके खाते से किस बंदे ने या किस बंदी ने कब और कितने रुपए निकाले। तो उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी? हो सकता है कि किसी ने उसके अकाउंट से पैसे लूटने के लिए उसका मर्डर किया हो, या जो भी केस रहा हो। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या हो गई? इसी तरीके से फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। इसकी वजह से जो हमारे सीबीआई है या और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, वो क्या करेंगी? बैंक से डिटेल मांगेगी कि आपके बैंक में जिन लोगों ने अकाउंट रखा हुआ है उनमें से उन अकाउंट की इंफॉर्मेशन दीजिए जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है। हो सकता है कि उसके पास जो पैसे आ रहे हों वो कहीं पे ड्रग्स का काम करता हो या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। तो उनसे रिलेटेड जो है हम लोग इसको क्या कहेंगे? फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए जो है हम अकाउंट्स का सहारा लेते हैं।
इसी तरीके से मैंने कहा कि पहले और आज के अकाउंट्स में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन क्या होता है? फ्लिपकार्ट अमेजन से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं और हमारे को गुड्स डिलीवर होता है। अब फ्लिपकार्ट या अमेजन पर आप इतने सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। पेटीएम पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे अकाउंट से पैसा ऐड करते हैं, वहाँ से या तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया या हम और कोई खर्चे करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते रहते हैं। तो पेटीएम पे एक दिन में इंडिया में करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं। अब अगर पेटीएम वाले ने कोई अकाउंटेंट बिठा रखा है कि आप इसकी एंट्री करो, किससे आया किससे गया, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए इन लोगों ने क्या कर रखे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखे हैं। और वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ऑटोमेटिक एंट्री करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से पैसा ऐड किया तो उस सॉफ्टवेयर में अपने आप एंट्री चली जाएगी कि मेरे अकाउंट में जो है इतने रुपए ऐड कर दो, इसने क्रेडिट कार्ड से पैसे डाले हैं। तो आज का जो अकाउंटिंग है वो डिफरेंट हो गया। सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होते हैं। तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहले अकाउंटेंट क्या करते थे, ये खरीदा, ये बेचा, इतना खर्चा किया, बस उसको लिख के रख लिया, उसको केवल लिख के रख लिया। लेकिन आज की मॉडर्न अकाउंटिंग में क्या होता है कि उनको लिखने के बाद में उनसे हम रिपोर्ट बनाते हैं, और वो जो रिपोर्ट या जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो हम शेयर करते हैं। वो हम शेयर करते हैं किनके साथ में? यूजर्स के साथ में, इंटरेस्टेड पार्टी के साथ में। अब यूजर्स क्या होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी क्या होते हैं, इसको हम इसी जो है वीडियो में आगे कवर करेंगे। कि जैसे मान लीजिए कि आज जो रिलायंस कंपनी है उसके लिए यूजर कौन होगा, उसमें रिलायंस कंपनी में कौन इंटरेस्टेड होगा? अंबानी जी होंगे, उसके मालिक। गवर्नमेंट होगी, इंडियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उसको टैक्स लेना है। आप और मैं भी हो सकते हैं, अगर हमने उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो, हमने उस कंपनी को लोन दे रखा है तो यूजर्स के बारे में हम जो है वो डिटेल्ड इसी वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो अब हमने जो है अकाउंटिंग देखा कि अकाउंटिंग क्या होता है, कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी जो है हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन। और ये जो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे ये 1941 में इशू की गई थी। 1941 में ये डेफिनेशन दी गई थी, भारत के आज़ाद होने से भी पहले। और किसकी डेफिनेशन है ये? AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसे इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं ना, CA, वहाँ पे क्या बोलते हैं, CPA बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो इसने क्या डेफिनेशन दी? इसने ये कहा कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज़ की? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड करने का मतलब हो गया लिखना, स्टोर करके रखना। इसके अलावा क्लासिफाई करती है। क्लासिफाई का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने जो है आपके अकाउंट से मान लीजिए कि 100 ट्रांजेक्शन होते हैं, आपने 100 बार पैसे ट्रांसफर किए। अब वो आपने ट्रांजेक्शन क्यों किए? आपने ट्रांजेक्शन किए, 10 ट्रांजेक्शन आपने किए मोबाइल रिचार्ज के। इसके अलावा आपने जो है 5 ट्रांजेक्शन किए ग्रॉसरी खरीदने के। आपने 10 ट्रांजेक्शन किए कपड़े खरीदने के लिए। आपने 8 ट्रांजेक्शन किए लाइट का बिल पे करने के लिए। तो हर एक जो ट्रांजेक्शन है उसका अलग नेचर है, वो अलग तरीके का ट्रांजेक्शन है। तो उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि हमने कितने तरह के ट्रांजेक्शन्स किए हैं। और बिजनेस में क्या क्या होंगे, कितना परचेज है, माल खरीदा वो एक अलग तरह का है, माल बेचा वो अलग है, खर्चे किए वो अलग ट्रांजेक्शन है, इनकम कमाई वो अलग ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आप जो है लिख लो, रिकॉर्ड कर लो कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ। फिर उनको हम जो है क्लासिफाई करेंगे उनके नेचर के अकॉर्डिंग, कि कौन सा खर्चा है, कौन सा जो है हमारा इनकम है। इसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग कैसे? जैसे हमने जो बैंक अकाउंट का लिया कि आपने मोबाइल रिचार्ज कितनी बार किया, 8 बार।
आपने आठों रिचार्ज अलग अलग लिखे हुए हैं, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए। समराइजिंग क्या हो गया इसका, टोटल कर लेंगे, आठों ट्रांजेक्शन का टोटल कर लेंगे कि हमने 1100 रुपए के तो मोबाइल रिचार्ज किए, 10,000 रुपए के हमने जो है वो कपड़े परचेज किए थे, ठीक है, 8,000 रुपए का हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया था। जबकि हमने कितने सारे ट्रांजेक्शन किए थे इलेक्ट्रिसिटी के, 8 किए थे। कपड़े कितनी बार खरीदे थे, 15 बार। मोबाइल रिचार्ज कितनी बार किया था हमने, 8 बार। तो पहले सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लो ताकि कोई हम भूल नहीं जाएं। दूसरा, उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई कर लो, फिर उनको समराइज्ड कर लो। समराइज मतलब टोटल कर लो कि टोटल कितना हुआ, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जो कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपके बिजनेस में जो कुछ भी लेन देन हो रहा है, उसको मनी में कैलकुलेट करना जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी दिन आप जो है थोड़े से दुखी थे, आपके बॉस आपके पास में आए, उन्होंने आपकी पीठ थपथपाई और कहा कि बच्चे टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप टैलेंटेड हो। ये एक जो है आपके साथ में ऑफिस में एक वाकया हुआ। तो क्या हम इसको मनी में काउंट कर सकते हैं कि उसने आपको 100 रुपए की थपथपी दी? नहीं कर सकते। तो उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे। हम यहां पे रिकॉर्ड क्या कर पाएंगे, केवल और केवल जो मनी में मेजर हो सकता है, जिसको केवल रुपए में नोट कर सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? और एग्जाम्पल है कि आपके बॉस ने आपको नौकरी से निकाल दिया, या आपको किसी कंपनी में नौकरी मिल गई, तो क्या उसको हम मनी में मॉनिटर कर सकते हैं, नौकरी पे लगना या हटाना? नहीं। तो उसको भी जो है हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर सबसे मेन हो गया, पहले लिखेंगे, फिर उनके नेचर के वाइज उनको क्लासिफाई करेंगे, फिर उनको समराइज्ड कर लेंगे, टोटल कर लेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट रहा, और केवल उन ट्रांजैक्शंस को जो कि मनी में मेजरमेंट हो सकते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल टर्म्स में लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। देखिए, ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब वही है कि कुछ ना कुछ हुआ, कोई घटना हुई, या तो कुछ गया या कुछ आया, और उसको मनी में हमने मेजर किया, तब हमारी अकाउंटिंग होगी। तो फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए। तो अब हमारे ट्रांजैक्शंस हो गए, हमने रिकॉर्ड कर लिया, रुपए में रिकॉर्ड किया है। इसके बाद क्या करें? इसके बाद ही तो सबसे मेन है, आपका अकाउंटेंट जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो लिखता जा रहा है, बट उसने आपको ये नहीं बताया कि साहब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें बिजनेस आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या रहा हमारे अकाउंट्स का, उनको जो है हम चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन 1941 में ही दे दी गई थी AICPA ने। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया कि आज की डेट में धीरे धीरे अकाउंट्स में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। अकाउंट्स में केवल हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, बल्कि उससे ये डिसीजन भी लेते हैं कि हमें बिजनेस करना है या नहीं करना है, कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। तो इस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आया है, और वो चेंज क्या है, द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस मतलब वही हो गया कि आर्ट है, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब आपके जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, पहले तो आप उनको ये आइडेंटिफाई करो कि वो रुपीज में कन्वर्ट होने लायक हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी में आप माल बेचते हैं और कुछ कस्टमर्स ने जो है वो आपके गुड्स के लिए कंप्लेंट डाली हुई है कि आपने जो गुड्स सेल किया वो डिफेक्टिव था। तो क्या उसको हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं। तो वो अकाउंटिंग में भी नहीं आएगा, उसके लिए जो है अलग से कस्टमर केयर में आप उसका जो है समाधान करने में लगे हुए होंगे, बट वो अकाउंटिंग में जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आइडेंटिफाइंग क्या हो गया, सबसे पहले कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस के हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन होने चाहिए। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मुकेश अंबानी जी जो हैं वो रिलायंस कंपनी के मालिक हैं।
अब अगर मान लीजिए कि उन्होंने अपने घर के यूज के लिए पर्सनल खर्चे से कोई मोबाइल परचेज किया, तो क्या उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हमें वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने हैं जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं। फिर मेजरिंग, मेजरिंग का मतलब क्या हो गया? उसको कितने रुपए में वो जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें कितने रुपए का लेन देन हुआ, उसको जो है हमें रुपीज में, इंडिया में तो अदरवाइज डॉलर के अंदर, यूएस डॉलर, सिंगापुर डॉलर, जो भी है उसमें हमें मेजरमेंट करना है। फिर हमें उसको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, लिखना है, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन भूल नहीं जाए। और ये जो ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ वो पहले रिकॉर्ड होगा, जो ट्रांजैक्शन बाद में हुआ है वो बाद में रिकॉर्ड होगा, ताकि चेक करने में सही रहे और हमारे जो अकाउंट्स हैं, हमारे जो रिकॉर्ड हैं वो फेयर लगे और इन्वेस्टर जो है उनसे हैप्पी रहे। तो आज की डेट में अकाउंट्स क्या हो गया? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये मैंने आपको बताया कि आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन उसको बताइए तो सही मालिक को, ताकि मालिक डिसीजन ले सके कि हमें इस बिजनेस में आगे और पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, हमें नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो कम्युनिकेशन जो है वो मेन है। आपने जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करके रख लिया, आप खुश हो रहे हैं, वाह कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप वो जो रिजल्ट है वो मालिक को, ओनर्स को ना बताएं, तभी तो कुछ डिसीजन लिया जाएगा। कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स वही है फ्रेंड्स जिसको हम मनी में मेजर कर सकें। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। इंटरेस्टेड यूजर्स क्या हैं इसी वीडियो में पढ़ेंगे, और मैंने कुछ बताया आपको, मालिक हो गए, सरकार हो गई, ये सब हो गए हमारे इंटरेस्टेड यूजर। तो आज की जो डेफिनेशन है उसमें क्या चेंज आया कि जो रिजल्ट है उसको कम्युनिकेट करेंगे। किनको करेंगे? यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे, ताकि वो डिसीजन जो है वो ले सकें, डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्पफुल हो। ठीक है, अब हम लोग ये जो हमने एक एक चीजें पढ़ी हैं, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, इनके बारे में जो एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसी इवेंट, मतलब आपके बिजनेस में कोई ऐसी घटना घटी, कोई भी ऐसी इवेंट हुई जिसको आप किस में मेजर कर सकते हैं? रुपीज में, मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस, कि कुछ हुआ टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम या तो ट्रांजैक्शन कहेंगे या इवेंट कहेंगे, और विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। अब इवेंट जो है वो दो तरह की हो सकती है, पहली इवेंट एक्सटर्नल इवेंट और दूसरी इंटरनल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट हुआ उसमें हमारे बिजनेस के साथ में कोई बाहर की पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, इवेंट किन के बीच में होगी या ट्रांजैक्शन किन के बीच में होगा? दो पार्टी के बीच में। एक तो हो गया हमारा बिजनेस, और दूसरी पार्टी अगर कोई बाहर की है, आउटसाइडर है, तो ये हो गया एक्सटर्नल इवेंट। जैसे आपने माल बेचा, सेल ऑफ गुड्स, तो कस्टमर कौन हो गया? आउटसाइडर, बाहर का आदमी हो गया, तो हो गया एक्सटर्नल इवेंट। आपने गुड्स के अलावा मान लीजिए कोई सर्विसेज दी, सर्विसेज क्या? कंसल्टेंसी सर्विसेज दी आपने, तो किसको दी? कस्टमर को, ये भी क्या हो गया? आउटसाइडर। आप बाहर से उधार माल खरीद के लाए, परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स, तो सप्लायर इज ऑल्सो ए आउटसाइडर पार्टी। आपने जो बिल्डिंग किराए पे ले रखी है बिजनेस के लिए, उसको आपने किराया दिया, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, सो लैंडलॉर्ड इज ए आउटसाइडर पार्टी। तो इन सब इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल इवेंट्स। तो अब हमारी दूसरी इवेंट्स आती है जिनको हम कहेंगे इंटरनल इवेंट्स। तो इंटरनल इवेंट्स क्या होंगी? जहां पे
हमारे बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है वो किसके साथ हो रहा है? हमारे ही बिजनेस के किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हो रहा होगा या एंटिटी के साथ हो रहा होगा। जैसे हम लोग जो एक एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस जो फ्रेश है, रिलायंस फ्रेश, इसके बहुत सारे स्टोर्स हैं। तो एक स्टोर ने जो है दूसरे स्टोर में माल भेजा, तो अगर हम जब रिलायंस कंपनी की बात करेंगे तो ये इंटरनल इवेंट हो गई और ये मनी में मेजरमेंट भी की जाएगी। क्यों? क्योंकि कितने रुपए का माल भेजा वो हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो गया? सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। देखिए, जो बड़े बिजनेस होते हैं वहां पर क्या होता है, जो मटेरियल परचेज करते हैं वो डिपार्टमेंट अलग होता है। वो मटेरियल परचेज करेगा और माल जो है हमारे कहाँ पे रखा जाएगा? स्टोर में। फिर उस जो रॉ मटेरियल है उससे जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे बनेगा? फैक्ट्री के अंदर। ठीक है? तो जब जरूरत पड़ेगी तब इस स्टोर से निकलकर जो माल है वो फैक्ट्री में जाएगा। तो अब जैसे ही ये माल स्टोर से निकलकर फैक्ट्री में गया तो ये हो गया एक ट्रांजैक्शन, ये हो गई एक इवेंट। इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्यों? ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टोर में मटेरियल कम हो गया है और ये मटेरियल जो है हमारी फैक्ट्री में पहुंच गया है। और ये किस तरह की इवेंट है? क्या इसमें कोई बाहर की पार्टी इन्वॉल्व है? नहीं। तो ये हो गई इंटरनल इवेंट। फिर हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेज टू द एम्प्लॉइज। कर्मचारी किनके होते हैं? हमारे बिजनेस के ही होते हैं, हमारे इंटरनल मेंबर हैं। और वेजेज कौन पे कर रहा है? हम ही पे कर रहे हैं, बिजनेस पे कर रहा है। तो पे करने वाला भी इंटरनल और एम्प्लॉय भी इंटरनल। तो ये इवेंट क्या हो गई? इंटरनल इवेंट। तो बात समझिए, इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स will be considered for accounting. If any transaction which cannot be measured in monetary terms will not be recorded and will not be considered in accounts. Okay, so हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारी डेफिनेशन में ये आया था कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स तो हैं, उनको हमें क्या करना है? पहले आइडेंटिफाई करना है। देखिए, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये डिटरमाइन करना, identification means to determine whether the transaction should be recorded or not, कि जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मुकेश अंबानी जी अपने पर्सनल यूज के लिए कोई मोबाइल खरीदते हैं तो वो रिलायंस कंपनी के जो ट्रांजेक्शन है उसमें नहीं आएगा। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है क्या वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। आपकी शॉप के बाहर कोई दूसरा बंदा जो है, मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी, वो किसी और अनदर पार्टी को गुड्स सेल कर रहा है, तो क्या आपका इसमें कोई लेना देना है? नहीं। तो उस ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। इफ यस देन वी विल रिकॉर्ड, इफ नॉट देन वी विल नॉट। तो वंस we decided that the transaction should be recorded, then next what? Next is measurement. हम उसको क्या करेंगे? मेजर करेंगे। कितने रुपए पे रिकॉर्ड करें? तो उसके लिए क्या देना है? जो मेजरमेंट का मीन्स क्या हो गया? मेजरमेंट मीन्स क्वांटिफाइंग द ट्रांजेक्शन in financial terms, and that term should be, or that terms may be rupees or dollar as per the country where we are operating. तो रुपीज में भी हो सकता है, डॉलर में भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल टर्म्स में हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। अब देखिए, यहां पर दो चीजें हैं। एक तो होता है कि हमें पता है कि जो ट्रांजेक्शन हमने किया वो 1000 रुपए का है, डिफाइन है। कुछ केसेस में क्या होता है कि हम उसको एस्टिमेट करना पड़ता है। तो एस्टिमेट कैसे करेंगे? हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने जो है 10,000 रुपए का माल बेचा। किसको बेचा? ए को। तो ये डिफाइंड है
कि आपने 10,000 का माल बेचा तो आपको कितने पे रिकॉर्ड करना है, 10,000 रुपए पे। अब बाद में क्या हुआ कि ये ए जो है इसको 2 महीने में आपको पैसे देने थे, बट आज 5 महीने हो गए, इसने अभी तक रुपए नहीं दिए हैं। और हमने जब पता किया तो पता लगा कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशंस खराब हैं, ये तो जो है इंसॉल्वेंट होने वाला है। इंसॉल्वेंट का मतलब समझते हैं, दिवालिया होने वाला है। और इससे हमें जो है पूरा पैसा नहीं मिलेगा, इससे जो है हमें कितना मिलेगा, हमने एक एस्टिमेट लगाया कि इसके पास इतनी एसेट तो है कि हमें 50% पैसा मिल जाएगा, 50% केवल 5,000 रुपये मिलेंगे। तो बाकी जो 5,000 रुपये आपके डूब गए, जिनको हम कहेंगे बैड डेब्ट्स, जो डूब गए, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये जो हमने किया 5,000 रुपये, हमने क्या किया है, एस्टिमेट किया है, हमने अनुमान लगाया है कि इतना होगा। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है, यस, तो उसको मेजर करिए, डिफाइंड है तो ठीक है, नहीं तो उसको एस्टिमेट करिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, बुक्स में राइट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, हमारी जो बुक्स हैं उनमें हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। इन मॉनेटरी टर्म्स, ये मैंने आपको बताया, मॉनेटरी टर्म्स में तो जरूरी है। एंड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ वो पहले आएगा, डेट वाइज, जो बाद में हुआ है वो बाद में आएगा। ऐसे नहीं है कि आप दिसंबर का ट्रांजेक्शन आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और अगस्त का उसके बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। आपने सब कुछ किया, लिख भी लिया, ये भी निकाल लिया कि इतना लॉस हुआ या इतना प्रॉफिट हुआ, जब तक आप ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक कि आप ये चीज़ बताएंगे नहीं, तब तक इसका कोई यूज़ नहीं है। और हमें किनको बताना है, हमारे 2 तरह के यूज़र्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूज़र, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। और क्या क्या होते हैं ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। यूज़र ऑफ अकाउंट्स, किनको हमारे अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हो गए इंटरनल यूज़र, मतलब हमारे घर के लोग, हमारे बिजनेस के अंदर जो हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये क्या करेगा, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं एमएनसी, उनमें क्या होता है, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, वो 15-20 तरह के प्रोडक्ट परचेज सेल करते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट में प्रॉफिट है, किसमें लॉस है, जब ये उनको पता रहेगा तो वो ये सोच पाएंगे कि जिसमें लॉस है उसको बंद कर दो और जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उस पर फोकस करो। तो डिसीजन लेने के लिए हेल्पिंग है। फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर को कैसे पता लगेगा कि अगर मान लीजिए कि जो फाइनेंशियल ऑफिसर है वो क्या करता है, नाम में ही है फाइनेंस, ये अरेंज करेगा कि पैसा कहाँ से आएगा, मतलब बिजनेस करने के लिए हम लोन लेंगे या शेयर्स इशू करेंगे, या पैसा कहाँ से आएगा और वो पैसा कैसे कैसे खर्च करना है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी एक एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा हमने जो लगा दिया पैसा, सैलरीज पे बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, तो उससे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, फाइनेंशियल ऑफिसर। कब लेगा, जब उसको बताओगे तभी। वाइस प्रेसिडेंट, ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे ही कंपनी के सीनियर मैनेजर्स होते हैं। प्लांट मैनेजर, प्लांट मैनेजर को कैसे पता लगेगा, मान लीजिए कि आप जो है कोई प्रोडक्ट, आप जो है पार्ले जी बिस्किट बनाते हैं। अब जो एक बिस्किट होता है वो आता है 100 ग्राम्स का, एक जो पैकेट होता है वो कितने ग्राम का होता है, 100 ग्राम उसमें वजन होता है। इसको बनाने में जो है ना, मान लेते हैं कि 100 ग्राम ही जो है वो गेहूं लगना चाहिए वेट। आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया और आपने पता लगाया कि हमने जो साल भर में माल खरीदा, जो परचेज की, उसके हिसाब से एक पैकेट को बनाने में हम लोग 110 ग्राम यूज ले रहे हैं। तो ये बात जब आप प्लांट मैनेजर को बताएंगे कि 100 ग्राम की जगह पे 110 ग्राम यूज आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि हमारी कोई मशीनरी जो है वो खराब तो नहीं हो गई है, वो वेस्टेज तो नहीं कर रही है, ये डिसीजन ले सकता है।
इसी तरीके से हमारे स्टोर मैनेजर भी डिसीजन ले सकते हैं और एम्प्लॉइज भी इंटरनल यूजर्स होते हैं। हम इसको एक इस एग्जांपल से समझते हैं कि आप अगर मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हैं तो क्या आप ये पता नहीं करना चाहेंगे कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट में है या लॉस में है? बिल्कुल पता करना चाहेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो कंपनी लॉस में है तो हो सकता है कि कल को आपकी नौकरी पे खतरा आ जाए, तो आप क्या करेंगे, नई नौकरी ढूंढेंगे। और अगर वो कंपनी प्रॉफिट में है तो आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे कि हमारी नौकरी भी सेफ है और आप जो बोनस की उम्मीद भी कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो भी हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, उनके एक्सटर्नल यूजर कौन है, कौन कौन लोग हैं जो बाहर भी हैं और उनको हमारे फाइनेंशियल्स की जरूरत है, हमारे अकाउंट्स की जरूरत है। सबसे पहला है इन्वेस्टर। देखिए, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस कंपनी है, कहते हैं कि वो 5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, तो वो पूरे के पूरे अंबानी जी के नहीं है। अंबानी जी का शेयर तो उसमें कितना है, 50%, 2.5 लाख करोड़ है। बाकी 50% किसके हैं, मेरे और आपकी जैसी जनता के हैं, जिसने उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो कंपनी अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा कर रही है तो मैं और शेयर्स खरीदूंगा, नहीं कर रही है तो मैं मेरे शेयर्स बेच दूंगा। तो ये हो गए एक्सटर्नल यूजर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे कंपनी ने कुछ ना कुछ उधार लिया हुआ हो, चाहे उधार माल खरीदा हो। तो अगर हमने किसी कंपनी से या दूसरे किसी कस्टमर से उधार माल खरीदा है हमारे क्रेडिटर से, तो वो ये पता करना चाहेगा ना कि हम उसको कल पैसे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हम उसके जो बकाया है वो पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और वो कैसे पता चलेगा, वो हमारे अकाउंट्स से पता चलेगा, जब वो हमारे अकाउंट्स देखेगा। और क्रेडिटर में कौन कौन हो सकते हैं, इसके अलावा बैंक जिसने कंपनी को लोन दिया है कि मेरी किस्तें आएंगी कि नहीं आएंगी, डिवेंचर होल्डर्स जिसने कंपनी को लोन दिया है वो भी ये पता करने चाहेंगे कि हमें ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड अदर लेंडर्स, दूसरे जो हैं उधार देने वाले। इसी तरीके से हमारे एक्सटर्नल अथॉरिटी जो है, एक्सटर्नल यूजर है, वो होती है टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे भैया, इनकम टैक्स लेना है, जीएसटी लेना है, तो कैसे पता लगेगा कि कितना इनकम टैक्स लेना है, जब उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, जब उस कंपनी के अकाउंट्स देखेंगे तभी तो पता लगेगा। तो टैक्स अथॉरिटीज। इसी तरीके से रेगुलेटरी एजेंसीज, रेगुलेटरी एजेंसी जैसे होगी जो कंपनियों पे जो कंट्रोल करती है, वो होती है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, जो कंपनीज पे कंट्रोल करती है कि कोई भी कंपनी जो है वो इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो। इसी तरीके से सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों सेबी। और सेबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि स्टॉक मार्केट में लोग सट्टा वट्टा ना लगाएं और फेयर ट्रांजैक्शंस करें। इसके लिए क्या करता है सेबी, कंपनियों पे कंट्रोल रखता है। और उसके लिए क्या चीज जरूरी है, उस कंपनी के अकाउंट्स जरूरी है, जिसके बेसिस पे सेबी उन पे कंट्रोल करेगा। लेबर यूनियन, लेबर यूनियन को क्या मतलब है, किसी भी कंपनी के अकाउंट से बिल्कुल मतलब है। वो ये देखेंगे कि इस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, उनको कितनी मजदूरी दी जा रही है, कितनी वेजेस दी जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनका शोषण हो रहा है, उनको कम वेजेस दी जा रही हो। इसी तरह से ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज और कस्टमर्स। कस्टमर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने जिनको माल बेचा, जिनको हमने सेल करी, वो इसलिए इंटरेस्ट लेंगे कि जो कंपनी अच्छी है, जिसका फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो कंपनी लंबे टाइम तक टिकेगी। और लंबे टाइम तक टिकेगी तो वो आपके जो प्रोडक्ट है उसको सर्विस भी अच्छी दे पाएगी। जैसे जो है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप किसी भी चाइनीज कंपनी का मोबाइल, जैसे मान लीजिए कि कोई भी मोबाइल आ गया, जेड मोबाइल, आप वो मोबाइल खरीदना पसंद करेंगे। पहले आप उस कंपनी के बारे में तो पता कर लीजिए कि उस कंपनी की हालत अच्छी नहीं है, लॉसेस कर रही है। आपने मोबाइल खरीद लिया, 2 महीने बाद में कंपनी बंद हो गई, अब आपकी ना तो वारंटी रही, आप किससे ठीक कराओगे। और एक अगर मान लीजिए कि आप जैसे सैमसंग का मोबाइल परचेज करते हैं,
तो सैमसंग जो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छी सेल्स कर रही है, तो कंपनी क्या है, लंबे समय तक टिकेगी। और लंबे समय तक टिकेगी तो आप जो अपने प्रोडक्ट की सर्विस भी इजीली करवा सकते हैं। तो कस्टमर्स जो होते हैं उनको भी हमारे अकाउंट से मतलब होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हम लोग अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। हम लोग अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे यूजर्स, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उनको हेल्प मिल सके, वो डिसाइड कर सकें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमने आज के वीडियो में कवर किया कि अकाउंटिंग क्या होता है, पहले क्या होता था, आजकल क्या होता है, उसकी एक एक टर्म हमने देखी, डेफिनेशन, और साथ ही साथ अकाउंटिंग हम किन के लिए करते हैं, उसके यूजर्स कौन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग उसमें कवर करेंगे अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी लर्निंग गाइस।